हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। 2023 के करंट अफेयर्स का जो सिलसिला था उसका ये लास्ट वीडियो दिसंबर 2023 का आपके सामने है। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि छत्तीसगढ़ के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे जो एग्ज़ाम में आने के चांसेस रखते हैं वो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। बीच में थोड़ा डिले ज़रूर हो गया था, लेकिन प्रॉमिस तो निभाना ही है। और यही प्रॉमिसेस जो आप निभाते हैं ये बताते हैं कि आप अपने लोगों के लिए कितना समर्पित हैं। तो ये दिसंबर 2023 का वीडियो और 2023 का लास्ट पार्ट। मेरा नाम है मनोज सिंह, यहाँ पे आप मेरा परिचय देख सकते हैं। जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको नए आइडियाज़ लगातार मिलते रहें। जो भी चीज़ें हैं मैं वहाँ पे अपलोड करते रहता हूँ। मोर देन 12,000 प्लस एस्पिरेंट यहाँ पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आप महत्वपूर्ण वीडियो मिस कर देते हैं क्योंकि आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन नहीं जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू कर देते हैं दिसंबर 2023 का करंट अफेयर जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहला ही क्वेश्चन ये है कि छत्तीसगढ़ की 6वीं विधानसभा में किसने प्रोटेम स्पीकर की भूमिका निभाई। अब एक चीज़ तो यहाँ से आपको ये भी पता चल पा रही है कि इस बार जो चुनाव हुए हैं और उसके बाद जो विधानसभा गठन हुआ है वो विधानसभा कौन से क्रम की है, 6वीं क्रम की है। तो ये एक अलग से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है 6वीं विधानसभा। तो इसको आप याद रखिएगा कि अभी जो विधानसभा चलेगी अगले 5 साल तक वो कौन सी विधानसभा रहेगी, 6वीं विधानसभा। अब प्रोटेम स्पीकर की भूमिका किसने निभाई, प्रोटेम स्पीकर क्या होता है ये भी जान लेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो यह बता दीजिए। आपके ऑप्शन यहाँ पे है रमन सिंह, रामविचार नेताम, बृजमोहन अग्रवाल और चरणदास महंत। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, जब भी कोई नई विधानसभा का गठन होता है तो वहाँ पे एक प्रोटेम स्पीकर जो सिर्फ इसलिए होता है कि वो विधानसभा के बाकी सदस्यों को शपथ दिला सके। क्योंकि कोई भी सदस्य ऐसा नहीं होता है जो नए विधानसभा में शपथ ग्रहण कर चुका होता है, इसलिए सबसे पहले राज्यपाल प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाता है प्रोटेम स्पीकर का, और उसके बाद ये जो प्रोटेम स्पीकर होता है ये बाकी के सदस्यों को शपथ दिलाता है। और बाकी के सदस्य जब शपथ ले लेते हैं तो वही आपस में चूज करके फिर एक स्पीकर का चयन करते हैं। तो इस तरह से ये पूरी प्रोसेस होती है। तो सबसे पहला व्यक्ति जिसे राज्यपाल शपथ दिलाता है और वो बाकी सदस्यों को शपथ दिलाता है वो कहलाता है प्रोटेम स्पीकर। आमतौर पे विधानसभा में जो वरिष्ठ विधायक होता है जो कई बार से चुन के लगातार आ रहा होता है उसे प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है, रमन सिंह, रामविचार नेताम, बृजमोहन अग्रवाल और चरणदास महंत। आप बताइए किसमें से कौन सा सवाल, कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है। किसने 6वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की भूमिका निभाई। अगर आपको जवाब पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सीधे चलते हैं आंसर के ऊपर। इसका आंसर है रामविचार नेताम। रामविचार नेताम वो विधायक थे जिन्हें प्रोटेम स्पीकर की भूमिका निभाने के लिए चयन किया गया और इनको राज्यपाल ने शपथ दिलाई थी। और ये जब प्रोटेम स्पीकर बन गए तो इन्होंने बाकी लोगों को शपथ दिलाई और उसके बाद फिर बाद में रामविचार नेताम को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया और ये अभी कैबिनेट मंत्री हैं। और इन्होंने शपथ किसको दिलाई, इन्होंने शपथ दिलाई रमन सिंह को जो कि विधानसभा के सदस्य थे। इन्होंने शपथ ली और शपथ लेने के बाद जो बाकी सदस्य हैं इन्होंने इन्हें अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। बृजमोहन अग्रवाल कैबिनेट मंत्री हैं और चरणदास महंत कौन है, पिछले विधानसभा में यानी कि 5th विधानसभा में ये स्पीकर थे, लेकिन अभी इस विधानसभा में ये लीडर अपोजिशन हैं, विपक्ष के नेता हैं। तो इन सब के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2023 को बिलासपुर में राउत नाचा महोत्सव का आयोजन किया गया। यह किस क्रम का आयोजन था। राउत नाचा महोत्सव काफ़ी इंपॉर्टेंट महोत्सव है। 1978 से लगातार ये महोत्सव होता आ रहा है और बहुत ही बड़ा महोत्सव होता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी पीएससी में आ चुके हैं, लिहाजा इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे भी आने की संभावना है, इसीलिए क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो आपको बताना है कि दिसंबर 2023 में बिलासपुर में जो राउत नाचा महोत्सव हुआ वो कौन से क्रम का है, 43वें, 44वें, 45वें या 46वें। 43, 44, 45 या 46 ये आपको बताना है। तो अगर आपको ये पता है कि 1978 में पहली बार इसका इवेंट हुआ था तो इजीली आप जो है बता देंगे कि कौन से क्रम का इस बार दिसंबर में आयोजन किया गया था। और ये आयोजन था 46वें क्रम का राउत नाचा महोत्सव। बहुत बड़ा महोत्सव होता है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिलहाल जो इसका सही ऑप्शन है वो है 46। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए अध्यक्ष रमन सिंह किस क्रम के अध्यक्ष हैं। अब मैंने आपको बता तो दिया कि स्पीकर कौन बने हैं, इस बार रमन सिंह बने हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि उनका सीक्वेंस कौन सा है,
उनका क्रम कौन सा है। अब छठवीं विधानसभा है तो छठवीं विधानसभा के हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो कौन से क्रम के हैं। यहाँ पे आपके ऑप्शन है चौथे, पाँचवें, छठवें या सातवें। चौथे, पाँचवें, छठवें या सातवें। तो अगर आपको ये पता है कि कौन सा विधानसभा सत्र अभी शुरू हुआ है तो आप इजीली इसका आंसर दे देंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है, सही आंसर बता दीजिए। हालांकि आपको समझ में आ गया होगा, नहीं है फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि छठवें क्रम के विधानसभा के अध्यक्ष हैं रमन सिंह। अब ये छठवें क्रम के हैं तो इनको लेकर इसके पहले के जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ उनकी भी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। पहली विधानसभा के जो स्पीकर थे वो थे राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, दूसरी विधानसभा के स्पीकर प्रेम प्रकाश पांडे, तीसरी विधानसभा के धर्मलाल कौशिक, चौथी विधानसभा के गौरीशंकर अग्रवाल, पांचवी विधानसभा के चरणदास महंत और अब सिक्स्थ जो है विधानसभा का क्रम चल रहा है तो उसके अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं रमन सिंह। यानी कौन से क्रम के? छठवें क्रम के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा, अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा ताकि एग्जाम के वक्त आप इसे अच्छे से रिवीजन कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है। आपको लगेगा कि स्टैटिक क्वेश्चन है लेकिन ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है इसलिए मैं इसको पूछ रहा हूं। अमर टापू धाम छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? अक्सर कुछ ऐसे इवेंट या कुछ ऐसे स्थानों के नाम आपको एग्जाम में पूछ देता है जो आपको समझ में नहीं आता है कि आखिरकार इसके बारे में एग्जाम में क्यों पूछा है। लेकिन होता क्या है कि पिछले साल भर के दौरान ऐसे कुछ इवेंट होते हैं जिसकी वजह से वो नाम चर्चा में आ जाते हैं और चर्चा में आने की वजह से ही वही जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आ जाते हैं। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप देख लीजिए और देखने के बाद बताइए कि कौन सा जिला है जिसके अंदर अमर टापू धाम स्थित है। यहाँ पे आपके ऑप्शन है कवर्धा, कोरबा, जांजगीर और मुंगेली। कवर्धा, कोरबा, जांजगीर और मुंगेली। सही आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अमर टापू धाम छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? कवर्धा, कोरबा, जांजगीर या मुंगेली। सही आंसर बता दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम चलते हैं सीधे इसके आंसर की तरफ। इसका सही आंसर है मुंगेली। मुंगेली में स्थित है अमर टापू धाम और ये किस लिए फेमस है? बाबा गुरु घासीदास के लिए फेमस है। इस बार 267वीं जयंती मनाई गई है बाबा गुरु घासीदास की और इस 267वीं जयंती पर एक बहुत ही बड़ा मेला यहाँ पे आयोजित हुआ है, हर वर्ष आयोजित होता है, लिहाजा काफ़ी प्रसिद्ध है अमर टापू धाम। और अब जो सरकार है उसने ये घोषणा कर दिया है कि प्रतिवर्ष जो यहाँ मेला लगता है उसके लिए 10 लाख रुपए की राशि छत्तीसगढ़ सरकार प्रतिवर्ष देगी। तो शासन की तरफ से इस मेले को फाइनेंस किया गया है, फंडिंग किया गया है ताकि जो लोग यहाँ पे आते हैं, श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, उनकी सुविधाओं में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो इस लिहाज से अमर टापू धाम काफ़ी प्रसिद्ध है। बाबा गुरु घासीदास की 267वीं जयंती पे एक विशाल मेला यहाँ पे लगा हुआ था और प्रतिवर्ष लगता है। तो इसलिए आप याद रखिएगा अमर टापू धाम कहाँ पे? मुंगेली। किसके लिए फेमस है? बाबा गुरु घासीदास के लिए फेमस है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, महिला सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ में हाल ही में विधानसभा चुनाव में कितनी महिला विधायक निर्वाचित हुई हैं? यहाँ पे आप महिला विधायकों की संख्या पूछ रहा है आपसे, आपको बताना है कि महिला विधायकों की संख्या कितनी है जो निर्वाचित होकर विधानसभा में आई हैं। आपके ऑप्शन है 16, 17, 18 या 19। 16, 17, 18 या 19। कुछ अखबारों में छपा हुआ था संख्या कुछ और, बाद में कुछ अपडेट होकर आया है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे जो सही आंसर है वही सही आंसर रहेगा, 16, 17, 18, 19। हालांकि आपने अभी पढ़ लिया होगा। सीधे चलते हैं इसके आंसर की तरफ और जान लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। कुल 19 महिला विधायक इस बार निर्वाचित होकर विधानसभा की सदस्य बनी हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 26 जनवरी को पूरे देश के साथ ही यहाँ पे जनवरी हो गया, यहाँ पे दिसंबर होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। 26 दिसंबर को पूरे देश के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी वीर बाल दिवस का आयोजन किया गया। इस दिन किस महान विभूति के बालकों की वीरता को याद किया जाता है? क्वेश्चन फिर से देखिएगा। 26 दिसंबर को पूरे देश के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी वीर बाल दिवस का आयोजन किया गया। इस दिन किस महान विभूति के बालकों की वीरता को याद किया जाता है? सबसे पहले तो ये बात पता चल गई हमें कि 26 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? वीर बाल दिवस मनाया जाता है। तो वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर को, ये भी याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वो कौन सी महान विभूति हैं, कौन सी महान हस्ती हैं जिनके बालकों की वीरता को याद करते हुए वीर बाल दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर सिंह, गुरु नानक या इनमें से कोई नहीं।
गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर सिंह, गुरु नानक या इनमें से कोई नहीं? वे कौन सी महान विभूति हैं जिनके बालकों की वीरता को याद करते हुए प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस का आयोजन किया जा रहा है? इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन कोई सही है? सही ऑप्शन आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और नहीं पता तो मैं इसका आंसर तो आपको बताऊंगा ही, लेकिन अगर आप आंसर पहले से दे देते हैं और आंसर आपको पता है और फिर से उसके बाद आप उसको लिखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका रिवीजन हो रहा है और जो चीज़ आप बार बार लिखते हैं वो चीज़ आपकी स्मृति में छप से जाती है और फिर उसे आप जल्दी से नहीं भूलते हैं और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। यहां पे देखिए आंसर है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ही वो महान विभूति हैं जिनके वीर बालकों को याद करते हुए, उनकी वीरता को याद करते हुए वीर बाल दिवस का आयोजन किया जा रहा है प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को। ठीक है, अब इनके जो दो बालक थे उनका क्या नाम था? बाबा जोरावर सिंह, और दूसरे बालक का नाम बाबा फतेह सिंह। आपको याद होगा कि एक मुगल शासक ने इनको धर्म परिवर्तन के लिए इन पर काफ़ी दबाव बनाया, लेकिन जब ये नहीं माने तो उनको दीवार में चुनवा दिया। अब वो मुगल शासक कौन थे, किसके समय में ये घटना हुई है, वो हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे। नहीं पढ़े होंगे तो मेंस के पहले ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। और इनकी माता का नाम क्या है? इनकी माता का नाम है सुंदरी। रायपुर में माता सुंदरी गुरु नानक खालसा स्कूल भी है, उससे भी आप इसको याद कर सकते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह पिता, माता सुंदरी इनकी माता, और बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह वो दो वीर बालक जिनको कि दीवार में चुनवा दिया गया था, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी दुश्मनों के सामने। फिर भी इन्होंने डट के सामना किया और अपनी मौत को स्वीकार किया, बजाय इसके कि दुश्मनों के सामने झुकें। इसलिए इनकी वीरता को याद करते हुए, इनकी शहादत को याद करते हुए वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को प्रतिवर्ष देश में अब मनाया जा रहा है। तो ये किन के पुत्र हैं? ये हैं गुरु गोविंद सिंह के पुत्र। ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस इतिहासकार ने श्री कृष्ण जन्मस्थान समाचार पत्र को पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया है? श्री कृष्ण जन्मस्थान समाचार पत्र, इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। कौन लिखा था इसको? सुंदरलाल शर्मा ने लिखा था। कहाँ लिखा था? जेल में लिखा था, इसलिए इसको और क्या कहते हैं? जेल पत्रिका भी कहते हैं। अब ये जेल पत्रिका को पुस्तक के रूप में एक संकलन करके उसको प्रकाशित किया गया है। उसको एक इतिहासकार ने प्रकाशित किया है। आपको बताना है कि वो कौन से इतिहासकार हैं जिन्होंने श्री कृष्ण जन्मस्थान जेल पत्रिका को पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया है। हाल ही में इसका मुख्यमंत्री ने विमोचन भी किया। यहाँ पे आपके चार ऑप्शन है: विनोद कुमार शुक्ल, रमेंद्रनाथ मिश्र, विनय कुमार पाठक और संजय कुमार नैयर। विनोद कुमार शुक्ल, रमेंद्रनाथ मिश्र, विनय कुमार पाठक और संजय कुमार नैयर, ये चार इतिहासकार आपके सामने हैं। आपको बताना है कि वो कौन से इतिहासकार हैं जिन्होंने जेल पत्रिका को, समाचार पत्र को पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया है। चूंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए इससे ऊपर जब भी कुछ नया होता है तो फिर से क्वेश्चन आने की संभावनाएं बनी रहती हैं। सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। और हम चलते हैं सीधे इसके आंसर की तरफ। इसका सही आंसर है रमेंद्रनाथ मिश्र। रमेंद्रनाथ मिश्र ने जेल पत्रिका को पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया है और मुख्यमंत्री ने हाल ही में इसका विमोचन भी किया है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया था कि पंडित सुंदरलाल शर्मा ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, डेट याद रख लीजिएगा, 2022-23 में जेल से हस्तलिखित श्री कृष्ण जन्मस्थान समाचार पत्र निकाला था। जेल से में रहते हुए इन्होंने हाथों से लिखकर ये निकाला था और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। अब इसको पुस्तक की शक्ल दी गई है। पुस्तक की शक्ल किस इतिहासकार ने दी है, तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। रमेंद्रनाथ मिश्र, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए। नेशनल सैंपल सर्वे, जिसको हम शॉर्ट में एनएसएस कहते हैं, के अनुसार छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की दर क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे के अनुसार छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की दर क्या है? यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है: 0.6%, 26.4%, 2.64% या नन ऑफ दीज। 0.6%, 26.4%, 2.64% या इनमें से कोई नहीं। चारों में से एक ऑप्शन सही। आपको बताना है कि एनएसएस, नेशनल सैंपल सर्वे के अनुसार छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की दर क्या है। कमेंट बॉक्स में सही आंसर लिख के बताइए, और जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ज़्यादा आपको याद रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए चीज़ों को लिख लिख कर पढ़ने की, लिख लिख कर याद करने की। यहाँ पे सही आंसर है 26.4। बहुत सारे लोग सोचे होंगे कि 0.6% है बेरोजगारी दर, लेकिन याद रखिएगा ये एनएसएस का डाटा नहीं है, नेशनल सैंपल सर्वे का डाटा नहीं है। नेशनल सैंपल सर्वे, जिसको कि भारत सरकार की तरफ से तैयार किया जाता है, उसके अनुसार छत्तीसगढ़ में जो बेरोजगारी की दर है वो 26.4% है। याद रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए दोनों में ही आपके काम आएगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है? छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? चार ऑप्शन है यहाँ पे, रेणु पिल्लई, मनोज पिंगुआ, कमलप्रीत सिंह, अमित कुमार। ये चारों भारत प्रशासनिक और भारत पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। रेणु पिल्लई और मनोज पिंगुआ, कमलप्रीत सिंह, ये तीनों आईएएस हैं और अमित कुमार आईपीएस हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से किसे छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है। आपके आंसर जो है फटाफट आने चाहिए। किसे छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है? रेणु पिल्लई, मनोज पिंगुआ, कमलप्रीत सिंह या अमित कुमार? ज़्यादा देर न करते हुए सीधे हम चलते हैं इसके आंसर की तरफ, क्योंकि फ्लैट क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन है, लगातार एक लाइन में ही इसका आंसर है, इसके अलावा इसमें कुछ भी डिटेलिंग वगैरह नहीं है। तो मनोज पिंगुआ ये ACS रैंक के अधिकारी हैं, यानी कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी हैं। रेणु पिल्लई ये भी ACS रैंक की अधिकारी हैं। इनके हस्बैंड संजय पिल्लई IPS हैं और हाल ही में इनके बेटे वो भी IAS की परीक्षा पास करके IAS बन गए हैं। कमलप्रीत सिंह सेक्रेटरी हैं GAD के, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के, और इसके अलावा अमित कुमार ये IPS हैं। अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में इंटेलिजेंस का प्रभार सौंपा है। तो जो बड़े अधिकारी हैं छत्तीसगढ़ के, जो महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए हैं, उनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जशपुर के चर्चित सोगड़ा आश्रम के मंदिर में कौन सी देवी विराजमान है? अब सोगड़ा आश्रम जो है चर्चित क्यों है? क्योंकि हाल ही में बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों ने सोगड़ा आश्रम में जाके दौरा किया और वहाँ पे जो मंदिर है उसमें जो देवी विराजमान है उनका आशीर्वाद लिया। सोगड़ा आश्रम वही आश्रम है जहाँ पे एक चाय की बहुत बड़ी बागान है और इसे एक निजी संस्था संचालित करती है। तो इस लिहाज से सोगड़ा आश्रम काफ़ी फेमस है। कहाँ पे है? जशपुर में है। लेकिन आपको बताना है कि आश्रम में जो मंदिर है उसमें कौन सी देवी विराजमान है। आपके ऑप्शन है माँ दुर्गा, माँ महामाया, माँ काली या माँ लक्ष्मी। माँ दुर्गा, माँ महामाया, माँ काली या माँ लक्ष्मी। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं, इसीलिए मैं क्वेश्चन का पैटर्न बदल के आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आप ये मत सोचिएगा कि क्वेश्चन को इतना घुमा के क्यों पूछा जा रहा है या इस तरह का क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है। जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि जब भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो मेरे क्वेश्चन में एक नहीं, एक से ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले तो ये सोगड़ा आश्रम के लिए मैंने लिख दिया कि जशपुर में है, तो ये भी पूछा जा सकता था कि ये कहाँ है। मैंने इसके बारे में बताया कि यहाँ पे चाय की बागान है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में कौन सी निजी संस्था कहाँ पे चाय का बागान संचालित कर रही है। इसके अलावा आप देवी हैं, देवी के दर्शन करने के लिए बड़ी हस्तियाँ जा रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि प्रसिद्धि तो होगी ही। तो वही आपको बताना है कि कौन सी देवी वहाँ पे स्थित है। आंसर आपने दे दिया है, नहीं दिया है तो चलते हैं सीधे इसके आंसर की तरफ, और यहाँ पे आंसर आपके सामने है। तो यहाँ पे माँ काली विराजमान है सोगड़ा आश्रम में। सीधे सीधे इसका आंसर है। तो ये जो दिसंबर के करंट अफेयर हैं ये मैंने आपके सामने ला दिए हैं। आप इन्हें अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। समझ में ना आए तो वीडियो को एक बार से ज़्यादा देख लीजिए, उसके बाद वीडियो को देखते हुए नोट्स ज़रूर बना लीजिए, क्योंकि जब एग्ज़ाम के 2 दिन पहले आप करंट अफेयर रिवाइज करेंगे तो नोट्स ही आपके काम आएंगे और सारे करंट अफेयर जो आपने अपने हाथों से बनाए होंगे उनको आप रिवाइज कर लीजिएगा तो आपका करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। याद रखिएगा करंट अफेयर का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, 15 से लेके 25 क्वेश्चन तक करंट अफेयर्स के आते हैं। तो ये करंट अफेयर अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपका प्रीलिम्स क्लियर करने से कोई भी रोक नहीं सकता। एक बार फिर से जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ADJ एस्पिरेंट्स के नाम से सर्च करेंगे तो आपके टेलीग्राम में आ जाएगा, या फिर नीचे लिंक दिया हुआ है, लिंक पे भी क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। 12,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिनके साथ मैं न्यू आइडियाज़ शेयर करता हूँ। वीडियो देखने के बाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लगातार लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पढ़ते रहिए, आगे पढ़ते रहिए। जय हिंद।